नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जीके पेपर 1 जो है आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड, उसका माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में 2001 से 11 के मध्य 10 के जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें डैश दर्ज की गई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें 2001 में जो 10 की वृद्धि दर थी वो 28.41% थी। ठीक है, कितनी थी? 28.41%। ठीक है, फिर 2011 की बात करें तो 2011 में जो है ये आपकी 21.3% थी। कितनी? 21.3%। ठीक है, और राजस्थान का भारत में 8वां स्थान था। राजस्थान का 10 की वृद्धि दर में जो है स्थान कौन सा था? 8वां। जनसंख्या में नहीं बता रहा मैं, 10 के वृद्धि दर में स्थान बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो आपको, तो ये 10 के वृद्धि दर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां। तो 2001 से 11 में कितनी कमी आई? 7.1% की कमी आई लगभग। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7.110% की कमी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से जो पंचायत का मुखिया और जनजाति है उनमें से असुमेलित का चयन कीजिए। सैलोत क्या सहरिया का प्रमुख होता है, पंचायत प्रमुख होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। तो पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। सहरिया का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल। तो फिर आपका जो ये आ गया सैलोत, सैलोत किसका हो गया? तो सैलोत आपका होता है गरासिया का। किसका होता है? गरासिया का। ठीक है, फिर एक बात ध्यान रख लेना, सहरिया के जो आपके गांव होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के गांव को जो कहते हैं सहरोल। ये अलग चीज है, सैलोत अलग है और सहरोल अलग है। जो सहरिया जाति के गांव होते हैं उनको सहरोल कहते हैं। गमेती बिलों का पंचायत प्रमुख होता है पटेल मीणा का होता है, और मुखी किसका होता है? डामोर का। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, गरासिया जो है इनमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। एक तो इनमें विवाह होते हैं मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह किस में होता है? गरासिया में। ठीक है, इसके अलावा एक ताड़ना, जिसको ताड़ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़ना भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका पहरावना। ये विवाह के प्रकार हैं। गरासिया जाति के क्या है? ये विवाह के प्रकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा सा पेपर बनाने वाले ने जो है क्लियर नहीं बनाया और यहां पर पता नहीं नाम भी लिख दिया और पता नहीं क्या क्या बना रखा है उन्होंने। इसलिए जो है आप थोड़ा सा जो है क्वालिटी को जो है बड़ा करके देखें तो 360 पे देखें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, और फुल स्क्रीन में देखें आप। ठीक है, और जो आपका लैंडस्केप मोड होता है ना, ओरिजेंटल, वहां पर देखें। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, बात हम लिंगानुपात की करें तो सबसे पहले हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, फिर नगरीय क्षेत्र की बात करेंगे। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, बाकी लिंगानुपात अपन ने कल देख लिया। ग्रामीण लिंगानुपात। और एक बात मैं आपको वापस बता दूं कि जो अपना संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में, बस करंट के अलावा सारा का सारा वही सिलेबस रहने वाला है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो जाकर जरूर देखें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको भी जाकर जो है जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 7400 से ज्यादा स्टूडेंट टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। वहां मैं आपको समय समय पर कुछ सूचनाएं देता हूं, क्योंकि सूचनाएं जो है वीडियो बनाने से अच्छा है कि वहां पर प्रेषित कर दी जाए। इसलिए मैं सूचनाओं की वीडियो आजकल कम बना रहा हूं, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम वहां अपडेट होती है। प्लस कोई स्टडी मटेरियल हो तो वो आपको वहां से मिल सकता है। तो आप जो है जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और हम बात करते हैं, और वो जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली वो भी जरूर देखें। ग्रामीण लिंगानुपात, जो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है। नॉर्मल लिंगानुपात आपको पता है कितना है? 928 है, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात आपका 933 है। और ग्रामीण में जो हाईएस्ट है वो पाली का है। ठीक है, 1003 ये सर्वाधिक है। और न्यूनतम जो है ग्रामीण में वो धौलपुर का है। कितना? 841। ठीक है, तो 1000 से ऊपर एकमात्र यही है। ठीक है, अब बात करेंगे नगरीय या शहरी का। ठीक है, नगरीय शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो लिंगानुपात है वो 914 है। कितना है? 914। अब इसमें अगर बात करें अपन 914 में जो हाईएस्ट है वो टोंक का है। किसका? टोंक का, वो है 985। ये आपका हाईएस्ट है।
ठीक है। और अगर कम कम की बात करें, सबसे कम जो आपका है वो है जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। और ये है आपका 807। ये क्या सबसे कम है? तो इसने पूछा नगरीय क्षेत्र यानी कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला तो न्यूनतम है उसका तो 807 है, तो 800 से कम तो किसी का है नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कोई नहीं है ऐसा जो, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से जनजाति और उनका निवास क्षेत्र में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले मीणा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बात करें कथोड़ी, हनुमानगढ़, सीकर, तो आपको पता है एकदम कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जो उत्तरी राजस्थान है शेखावाटी प्लस हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और जो आपका गंगानगर है, यहाँ पर जो जनजातियां बहुत कम पाई जाती है, तो ये क्या हो गया? असुमेलित हो गया। कथोड़ी जो जनजाति है वो आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है उदयपुर में और फिर डूंगरपुर में, उदयपुर और डूंगरपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रासिया, आबू रोड, पिंडवाड़ा जो सिरोही है और उदयपुर में पाई जाती है, डामोर, चिमलवाड़ा खास करके डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें महिला साक्षरता की, तो राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.1%, ठीक है। अब बात करें इसकी जो ग्रामीण महिला साक्षरता, ग्रामीण महिला जो साक्षरता है वो आपकी है 45.8%, ग्रामीण महिला की बात कर रहा हूं। और शहरी या नगरीय महिला जो है, शहरी महिला साक्षरता ये आपकी 17.9%। पुरुष साक्षरता के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी जो सबसे यहां पर पूछा गया है कि महिला साक्षरता 40% से कम कहां की है, तो महिला साक्षरता सर्वाधिक है कोटा की। कोटा की क्या है? सर्वाधिक, और कोटा की है 65.9%, ये सर्वाधिक है, ठीक है। टोटल बोल रहा हूं, कुल जो महिला साक्षरता उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। महिला साक्षरता की बात हो रही है यहां पर, ग्रामीण शहरी की नहीं हो रही है। सबसे कम जो है आपकी, सबसे कम महिला साक्षरता यह सबसे कम आपकी है जालोर की। जालोर की कितनी है? 38.5% है, ठीक है। फिर नंबर आता है आपका सिरोही और जैसलमेर का, दोनों की बराबर है, सिरोही और जैसलमेर, और इनकी जो है आपकी 39.7% दोनों की बराबर है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जालोर, सिरोही और जैसलमेर, तो ये रहा जैसलमेर, जालोर, सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि राजनीति के क्वेश्चन है, थोड़े से अजीब क्वेश्चन आएंगे, बोरिंग क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि एक बार क्या पता क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो दिमाग के जो है आंखों के आगे से निकलना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया, तो पहला ही क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें नीति निर्माण सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के महान लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। जो आपकी प्रस्तावना है या हम कह सकते हैं उद्देशिका है, उसमें जो भारत के संविधान का एक संक्षिप्त जो वर्णन दिया गया है उसको लागू करना जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। नीति निर्माण करते समय, कानून बनाते समय सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है, बिल्कुल। नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही कोई कानून बनता है, नागरिकों को ध्यान में रखकर। फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो BCD सही है, एक गलत है, तो उत्तर हो जाएगा BCD, ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं है तथा बाद में संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया? तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होने वाला है, कारण कि उल्टा पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा नीति निर्देशक तत्व बताना है जो मूल संविधान का भाग नहीं था, बाद में संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा जो है, ये आपका जो है इसको जो है ये आता है आपका 48A में,
ठीक है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। तो इसने क्या बोला था, मूल संविधान में नहीं है, संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो पहला जोड़ा गया, बिल्कुल ये गलत क्या हो गया, उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि ये भी जो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था। फिर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, और ये आपका कौन से में 38(2) में है, किसमें, 38(2) में, और ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, एक से ज्यादा उत्तर हो गए ना। फिर उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, तो ये जो है आपका पहले से ही था इसमें, सॉरी ये भी पहले से नहीं था, सॉरी, ठीक है, ये आपका 43A है, क्या है, 43A, और इसको जोड़ा गया आपका, जो जिसमें भी देखो 2A या लास्ट में ब्रैकेट में कुछ आ जाते हैं ना, उनके चांस रहते हैं कि उनको बाद में जोड़ा गया है, और ये आपका जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और फिर है कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास, तो ये मूल संविधान में था, क्या था, ये मूल संविधान में था। तो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया कि मूल संविधान का भाग नहीं था और बाद में जोड़ा गया, तो ऊपर वाले तीनों ही बाद में जोड़े गए थे, चौथा जो है वो मूल संविधान में था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है कोई भी नहीं है, वैसे 1, 2, 3 तीनों ही इसके उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, छोटा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है आपका, कुछ ज्यादा ही छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, नोट कर लेना क्वेश्चन को कि कौन सा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 76 नंबर अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए। कितने कर्तव्य, 3 कर्तव्य, और ऑप्शन है अपने पास 4, इसका मतलब कर्तव्य कितने, 3, तो एक गलत होना ही है। तो कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों के तीनों क्या है आपके, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। चौथा नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं एक बार पढ़ लेते हैं। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा, ये क्या है, कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। वह संघ सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति मांगे उसे देगा, तो बिल्कुल यह भी कर्तव्य है। किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, तो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, तो यह भी सही है। लेकिन वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, यह जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा। फिर सुमेलित करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन अजीब क्वेश्चन है, और ये जो जिन्होंने पेपर बनाया उनको धन्यवाद, लेकिन उन्होंने जो ये अपना पूरा बायोडेटा लिख दिया यहाँ पर, उसकी वजह से जो है ये क्वेश्चन अब कम दिख रहा है। देखो सुमेलित करना, सूची 1 ऊपर दी हुई है, सूची 2 नीचे दी हुई है, ठीक है। तो मैं नंबर लगा देता हूं कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। मतलब नीति निर्देशक तत्व लिख तो दिया संविधान में, लेकिन वो राज्य पर निर्भर करता है, उन राज्य के पास उचित संसाधन है तो ही वो उनको लागू कर सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। और ये बात जो है किसने कही, तो ये बात आपकी किसने कही, के.टी. शाह ने की। तो यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, के.टी. शाह ने कही थी ये बात, के.टी. शाह, ठीक है। फिर नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है। तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, यह बात आपकी कही थी भीमराव अंबेडकर ने। किसने, भीमराव अंबेडकर ने, अंबेडकर, ठीक है। फिर नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, और यह बात कही थी के.सी. व्हीयर ने, के.सी. व्हीयर ने, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, यह बात आपकी बचे हुए कौन है, छागला जी है। कौन है, आपके एम.सी. छागला, इन्होंने कही थी ये। तो अब जो बात जिसने कही उसका नाम मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आंखों के आगे से गुजरना होना चाहिए, इतने हार्ड क्वेश्चन आज तक आए नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही कौन सा वो बताना है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और 39C की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14/1931 का उल्लंघन करते हैं। तो यह बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, याद रखना। 25वां संविधान संशोधन 31 ग और 39 और 39C 14/1931, नंबर याद रख लेना आप।
ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि भाग 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद इसका उल्लंघन करते हैं या ऐसे असंगत हैं। ठीक है, तो 31 गए आप ध्यान रखना, एक तो 25वां संविधान संशोधन और एक 31 में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन शामिल है। और इसमें जो 3 अनुच्छेद है 14, 19 और 21 दोनों बात 31 दोनों बातें सही है। तो आपको जो याद रखना है इसको टेम्परेरी तरीके से, ताकि एग्जाम में आ जाए तो दिमाग में रहे। वापस वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अभी कर देते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है। सबसे पहले हम बात करें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं तथा स्थानों का संरक्षण। ये जो है आपकी किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 49 में ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, जो सी वाला है ना वो वाला। ठीक है, फिर बात करें कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक तरीके से संगठन करने का प्रयास तथा गाय व बछड़ों को व दुधारू वाहक फसलों की नस्लों सुधारने और वध निषेध, गाय वध का निषेध किया गया कौन से अनुच्छेद में, तो ये किया गया आपका कौन से में, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, फिर पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, तो ये मैंने अभी ऊपर बताया था, अलग से जोड़ा गया था 48A। ठीक है, और 48A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये हो जाएगा 48A। ठीक है, फिर काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं स्थापित करने तथा प्रसूति सहायता जो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, और ये आपका अनुच्छेद 42। तो नोट कर लेना, बाकी आपको याद होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको नोट करने जैसा है कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, किस में, अनुच्छेद 40 में, और ये गांधीवादी विचारधारा है, बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, तो ये आपको पता है ये बाद में जोड़ा गया, तो ये गांधीवादी विचारधारा पर नहीं है। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। फिर दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, तो यही गांधी जी के विचारधारा पर आधारित है। और कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, तो यह भी गांधी विचारधारा पर है। तो ACD जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वापस वही आ गया यहाँ पर, थोड़ा ये भाई साहब ने जो है कौन नहीं है, माधव जी, ये माधव, इन्होंने बहुत अच्छी जो है बात करी है और यहाँ पर पूरा बायोडेटा लिख दिया। तो फिर भी हम बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपका देखो इस साइड देखना, तो देख सकते हो कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं पर प्रसूति सहायता, ये राज्य का क्या है, तो ये राज्य का राज्य द्वारा उपबंध है। क्या ये राज्य द्वारा उपबंध, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है राज्य द्वारा उपबंध है ये। ठीक है, फिर अब पोषार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये जो है प्राथमिक कर्तव्य है राज्य का। क्या है राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, क्या है कि पोषा और जीवन स्तर को जो सुधारे। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग जो है ये उपयुक्त विधान आता है। ये क्या राज्य का उपयुक्त विधान है। ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, इस लेवल तक जा भी सकता है यूपीएससी, क्योंकि जो है आपके सेकेंड ग्रेड में पॉलिटी जो होती है वो सबसे हार्ड आती है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में उठा। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच विवाद का जो प्रश्न है वो सर्वप्रथम उठा आपका चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। यह भी आपको ध्यान में रखना है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में जो है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में वाद का जो है प्रश्न उठा था। फिर राज्य के नीति निर्देशक राज्य के निम्नांकित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द से राज्य की संवैधानिक बाध्यता है, मतलब कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लिए संवैधानिक बाध्यता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना जो है ये संवैधानिक बाध्यता है। बाकी गाय बछड़ों का वध निषेध, वन्य जीवों की रक्षा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी या संसाधनों के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना बाध्यता है राज्य की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान के भाग 6 के बाहर नीति निर्देशक, ये यहां पर गलत लिख दिया इन्होंने, भाग 4 होना था, यहां पर क्या होना था, भाग 4 होना था, यहां पर ऐसे लिखना था इन्होंने
कि संविधान के भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद है? क्योंकि आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है, तो ऐसे कोई अनुच्छेद बताओ जो संविधान के भाग 4 से बाहर हो, यानी कि 36 से लेकर 51 तक जो है आपके क्या होता है नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनसे बाहर का कोई ऐसा अनुच्छेद बताओ जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देता है। तो ध्यान रखने वाला वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 335, 350 और 351। ये नीति निर्देशक तत्वों के जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद जो भाग 4 है आपका उससे बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके देश के शासन में मूलभूत हैं। क्या है? देश के शासन में बुनियादी है। तो ये बात एक है, लेकिन लिखा हुआ क्या है कि देश के शासन में मूलभूत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायी कार्य में उसकी कोई भूमिका नहीं है। अब आपको यहां से ही नहीं देखना कि गलत है या सही, अगले कथन पर चलते हैं। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का एक विधायी कार्य है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अध्यादेश जारी करना विधायी कार्य है, और यहाँ बोल रहा है विधायी कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। बाई कॉमन सेंस ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है कि जो है आपका एक जो है मैं आगे बता दूंगा, वैसे एक चीज आपको जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, वो आगे बताऊंगा। मैं यहां बता देता हूं, जगह खाली है। एक आपका अनुच्छेद है 39A। कौन सा? 39A, जो 42 में संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस इसलिए बता देता हूं, 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें है आपका निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब अगर किसी के पास जो है वकील करने के पैसे नहीं है, तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है राज्य प्रोवाइड करवाएगा, विधिक सहायता। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत राष्ट्रीय, नाम याद रख लेना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया था। प्राधिकरण अधिनियम 1987 का मूल रूप कौन सा है? आपका अनुच्छेद 39A, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब ही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करे। बिल्कुल, वो शपथ लेता है तब भी ये बात कहता है। तो दोनों के दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता? ये बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन है, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। एक तो ये देखते हैं, और इधर देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि पद से हटाने में कौन कौन शामिल होता है। महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। फिर होते हैं आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दो हो गए, एक और दो, ठीक है। फिर आपकी केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी है ना। और ये जो है 17वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा ये जोड़े गए थे, पहले नहीं थे, संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये सारे भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, ठीक है। कौन भाग नहीं लेता? भाग नहीं लेने वाले, इधर लिख देता हूं, नहीं लेने वाले। एक तो कौन भाग नहीं लेता? संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य। मनोनीत का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा लोकसभा में जो भी मनोनीत है, ठीक है। दूसरा कौन हो गया? जो है आपके विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद जो होता है ना, कई राज्यों में 2 सदन होते हैं, के सदस्य भी भाग नहीं लेते,
ठीक है, ये भाग नहीं लेते। और यहाँ पर जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। और महाभियोग में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के सदस्य में आपके कौन कौन आ जाते हैं? निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही आ जाते हैं। मतलब जो मनोनीत सदस्य है ना, वो महाभियोग में तो भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रख लेना। और जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, ये चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते। तो लोकसभा के सदस्य कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, 5 वर्ष का ही होता है। और 5 वर्ष बाद भी वो तब तक कार्यकाल पर बना रहता है, राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। तो ये सही है, पहला गलत है। तो उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है तो किस सदन में यह सबसे पहले प्रस्तुत होगा? तो राष्ट्रपति के जो है विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव है, ये अनुच्छेद कौन से के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 61 के तहत आता है। और ये किसी भी सदन में, कोई भी सदन है उसमें पेश हो सकता है। ये होता क्या है कि किसी भी सदन में पेश हो गया तो 1/4 सदस्य उस सदन के, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर से संकल्प प्रस्ताव आता है। क्या आता है? संकल्प प्रस्ताव। ठीक है, फिर क्या करता है वो संकल्प प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देंगे तो उसके बाद में क्या होगा, जो है 2/3 बहुमत से पास करना होगा उसको। ठीक है, फिर दूसरा सदन में जाएगा। दूसरा सदन, मान लो कि राज्यसभा में पेश हुआ तो लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में। दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, और फिर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पास करेगा और क्या होगा? राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है लेखा जोखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्या गलत है? अध्यादेश संसद द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सॉरी, कौन सा गलत है ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है आपका? तो अध्यादेश संसद द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश केवल विधायी रिक्तता को भरने के लिए होता है, बिल्कुल जब संसद कार्य नहीं कर रहा होता है उस टाइम होता है ये। ठीक, फिर अध्यादेश स्थायी कानून बन जाते हैं तो बिल्कुल नहीं बनते। अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू होते हैं। कितने सप्ताह के लिए? 6 सप्ताह के लिए। और ये विधायी रिक्तता जो होती है, मतलब अगर संसद कोई कार्य नहीं कर रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा, उसके लिए होता है, तो ये गलत हो गया। फिर अध्यादेश बिना संसद के अनुमोदन के समाप्त हो सकते हैं, बिल्कुल 6 सप्ताह में समाप्त हो सकते हैं, और 6 सप्ताह से पहले संसद अनुमोदन से समाप्त कर सकता है। और अध्यादेश जारी होता है 123 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया जाता है। ये होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और निलंबनकारी वीटो होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेजता है पुनर्विचार हेतु। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 75, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ के कर्तव्य के रूप में उल्लेखित है? तो यह है आपका अनुच्छेद जो है 355। और ये क्या कहता है कि बाह्य आक्रमण, पूरा लिख ही देता हूं मैं, बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। ये बात देखो, संघ का कर्तव्य कौन सा? अनुच्छेद 355। तो ये अपनी जो क्लास थी 25 क्वेश्चन की, माइनर टेस्ट 6 की। अगली 25 क्वेश्चन की क्लास हम कल लेके आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।